हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पे क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करते हैं रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन से। तो देखो, प्रीवियस ईयर में अपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक लॉ था, लॉ ऑफ मास एक्शन, जब मास एक्शन कंसंट्रेशन को डिनोट करता था। और वो लॉ क्या कहता था कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जो रेट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उन सारे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन लेंगे। जैसे सपोज करो कि ये एक रिएक्शन है, तो रेट जो है वो डिपेंड करेगी किस पे, ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन पे, और जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इसकी पावर में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाद में एक लॉ दिया गया जिसे बोला गया रेट लॉ। वो रेट लॉ बेसिकली मॉडिफाइड लॉ ऑफ मास एक्शन ही था। लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों में ही देखो, रेट जो होती है वो मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। लेकिन रेट लॉ ये कहता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाएगी, ना कि वो होगी जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। आप बात समझ रहे हैं? मतलब रेट ऑफ, ये लॉ ऑफ मास एक्शन में अपन क्या करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की, उनकी पावर अपन क्या लगाते हैं, जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही लगा देते हैं। लेकिन रेट लॉ कहता है कि ये जो पावर जो होगी वो अपन को एक्सपेरिमेंट से निकालनी पड़ेगी, कि रेट जो है वो इस रिएक्टेंट के किस पावर के फॉर्म में डिपेंड करती है, और रेट जो है वो दूसरे रिएक्टेंट के किस पावर में, ऐसे कैसे हर रिएक्टेंट के ऊपर किस तरह की डिपेंडेंसी है। तो ये जो पावर है ये एक्सपेरिमेंट से निकाली जाएगी। हो सकता है कि ये पावर जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है, या हो सकता है वो बराबर ना है। ठीक है, तो x और y जो है इसमें वो क्या है, एक्सपेरिमेंट से फाउंड किए जाते हैं, और ये मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहां पे भी कांस्टेंट आएगा जिसको k बोलेंगे। इस k को रेट कांस्टेंट भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट कांस्टेंट क्यों कहते हैं वो तो क्लियर है, क्योंकि रेट लॉ में जो कांस्टेंट आएगा उसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कहते हैं वो अभी अपन आगे देखेंगे। तो अपन ये रेट लॉ जो है, ये वाला रेट लॉ या ये वाला रेट लॉ को लिखते हैं। तो पहले क्या है, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या एक्सपेरिमेंटल पे फोकस करें। मतलब जो रेट लॉ या ये जो स्टेटमेंट निकाला जाता है वो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, और उसमें से कौन सी चीज एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, जो पावर है वो। तो द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फॉर्म में, इज नोन एज रेट लॉ। और इन दिस एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। जो रेट जो होती है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। और साथ में एक चीज और ऐड करनी है अपन को, विथ ईच टर्म रेज टू अ पावर और एक्सपोनेंट, और हर रिएक्टेंट की टर्म पे कुछ पावर और एक्सपोनेंट लगाने, और दैट हैज टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। और वो पावर किससे निकाली जाती है, अपन ने एक्सपेरिमेंट से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, यहां पर रिएक्टेंट से रिलेटेड दो टर्म है। एक टर्म वो है रिएक्टेंट के ऊपर जो ये पावर जो दिख रही है, जो कि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे, एक चीज वो, और एक चीज आ रही है जो रेट लॉ में यहां पर ऊपर पावर है वो। ठीक है, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इनको सम कर दो, तो बेसिकली ये क्या शो करेंगे कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपन किससे डिनोट कर सकते हैं, ए और स्मॉल बी के सम से, या जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उन सब के सम से अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक रिएक्शन में कितने मतलब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। वो तो कहलाएगा मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी। तो अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की मैं बात करूं तो स्मॉल ए और स्मॉल बी का जो सम है वो क्या डिनोट करेगा, मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन रेट लॉ में जो अपने ये ऊपर पावर लगा रखी है, जो एक्स और वाई लगा रखी है, जो हो सकता है ए और स्मॉल बी के बराबर हो या हो सकता है ना हो,
इनका सम क्या कहलाएगा? तो इनका सम कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोले तो रिएक्टेंट की वो पावर जिस पे एक्चुअली रेट डिपेंड करती है, और ये अपन ने कैसे निकाला? एक्सपेरिमेंट से। जबकि मॉलिक्यूलरिटी अपन ने कैसे निकाली? वो तो थ्योरेटिकल थी, रिएक्शन से ही पता चल गई। ठीक है, इस मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अभी अपन अलग से डिस्कस करेंगे और दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। इन शॉर्ट एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, मॉलिक्यूलरिटी जो रिएक्टेंट के एक्चुअल नंबर है उनको डिनोट करती है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उन नंबर को डिनोट करती है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है? डिपेंड करती है। उन नंबर को अपन क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ में जो ये एक्सपोनेंट लगे हुए हैं ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट करेंगे अगर इन सारे एक्सपोनेंट को अपन सम कर दें। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो यहां पर अपने रेट कांस्टेंट आया है, ये रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है और इस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, और यूनिट पे आप यकीन मानो हर ऑड ईयर में क्या आता है? क्वेश्चन आते हैं। एक साल छोड़ के एक साल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अभी देखते हैं क्या होता है, तो अच्छे से देखते हैं। तो देखो रेट इक्वल टू क्या था? के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अगर और रिएक्टेंट है तो उसकी भी कुछ पावर होगी। ठीक है, अगर मैं के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाऊं निकालूं तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब पहले अपन डेफिनेशन निकालते हैं। देखो फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में कभी भी अगर कोई कांस्टेंट आता है तो उसकी कोई डेफिनेशन होती नहीं है। अपन डेफिनेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कुछ सर्टेन पैरामीटर को यूनिट एज्यूम करके, या बहुत बार करोगे फिजिक्स में, तो यहां पे भी करना है। अपन क्या करते हैं? जितने भी रिएक्टेंट है, जैसे यहां पर 2 है, जितने भी रिएक्टेंट है सारों की कंसंट्रेशन कितनी मान लेते हैं? 1। ठीक है, तो अगर मैं 1 की पावर x करूंगा तो आंसर 1 ही आएगा, और 1 की पावर y करूंगा तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो अगर मैं सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 लेता हूं और इसमें पुट करता हूं फॉर्मूले में, तो k जो है वो रेट के इक्वल आता है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ही है। कब? जब रिएक्शन कैसे करवाई जाए? जिसमें सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? यूनिट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करता है एक स्पेसिफिक केस में, और वो एक स्पेसिफिक केस क्या है? कि सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या लेनी है? 1। यही वजह है कि रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपने हो गई डेफिनेशन। अब अपन चलते हैं यूनिट के ऊपर। तो देखो यूनिट क्या है कि के जो है वो यूनिट ऑफ, अपन को जो भी फॉर्मूला हो, जब भी अपन फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट निकालना चाहे तो किसी भी चीज की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? एकदम सिंपल सा है। जिस चीज की यूनिट निकालनी है उस चीज की यूनिट, उसका जो फॉर्मूला है उसमें जो जो चीजें हैं उनकी यूनिट आप पुट कर दो। तो देखो यहाँ के जो है इसका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो जो चीजें हैं उनकी यूनिट पुट कर देते हैं। तो देखो ऊपर रेट है तो ऊपर यूनिट ऑफ रेट रख देते हैं, और नीचे ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उनके कंसंट्रेशन की यूनिट पुट कर देते हैं। जैसे सपोज करो ए है तो ए के कंसंट्रेशन की यूनिट, तो कंसंट्रेशन की पावर x, और b की जगह कंसंट्रेशन की पावर y। बेस सेम है तो पावर क्या कर सकते हैं? ऐड। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ऊपर जो भी यहाँ पावर है सबको ऐड कर देंगे। और मैंने ये पहले ही बोल रखा है कि x प्लस वाई और जो भी ऐसे आएंगे जो अपन ने रेट लॉ से निकाले वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करेंगे। तो बेसिकली यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर अपन को क्या लिखनी है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी है, 0 1 2 3 जो भी है। ठीक है, तो अब पुट करते हैं। देखो यूनिट ऑफ रेट अपन ने प्रीवियस वीडियो में निकाली थी, क्या आई थी? मोल अपॉन लीटर सेकेंड, या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल अपॉन लीटर, और उसकी पावर क्या है? एन। एन क्या शो कर रही है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। तो अपने ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनता है? देखो यहाँ पे भी मोल अपॉन लीटर है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो अपन इसकी पावर क्या मान सकते हैं? 1। और नीचे भी देखो मोल अपॉन लीटर है, उसकी पावर n। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो जब भी ऊपर नीचे करते तो पावर चेंज होती है, माइनस में हो जाती है। तो ये n किसका हो जाएगा? माइनस का, और बेस सिमिलर होगा तो पावर ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल मोल अपॉन लीटर की पावर क्या हो जाएगी? 1 माइनस n। और ये जो नीचे वाला सेकंड है उसको सेकंड इनवर्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक एक करके
अपन अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला देखते हैं। आपके एग्जाम में किसी भी ऑर्डर का आपको वो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। जीरो ऑर्डर का पूछ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का पूछ सकते हैं, सेकंड ऑर्डर का पूछ सकते हैं, वैसे पूछेंगे नहीं पर थर्ड ऑर्डर का भी पूछ सकते हैं। अपन को ये फॉर्मूला याद रखना है के का, क्या है, मोल अपॉन लीटर उसकी पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, जहां एन की जगह जो भी क्वेश्चन में क्या है कि भाई इस ऑर्डर की आप रेट कांस्टेंट निकालो, वो एन की जगह पुट कर देना। जैसे सपोज करो मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालनी, अब ये क्या होती है जीरो ऑर्डर, ये अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो एन की जगह कितना पुट करूंगा, जीरो, जीरो पुट करूंगा तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालूं तो एन की जगह कितना पुट करूंगा, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर क्या होता है 1, तो पीछे क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। तो अगर सिर्फ टाइम और टाइम की यूनिट का इनवर्स हो यूनिट में रेट कांस्टेंट के, तो वो कौन सी रिएक्शन को शो करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। इस पे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, मेरे को वैल्यू तो याद नहीं है, जैसे सपोज करो कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि के की वैल्यू ऐसी है 40 सेकंड इनवर्स, और क्वेश्चन बहुत लंबा सा ऐसे लिख दिया और के की वैल्यू लिख दी और फिर नीचे लिखा कि बताओ कि रेट ऑर्डर कौन सी है। तो ऑर्डर अपन कैसे पता करें उस रिएक्शन में, बाकी थ्योरी कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन की, अपन को सिर्फ के पे फोकस करना है। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 40 है और उसके पीछे यूनिट सेकंड इनवर्स है, तो सेकंड इनवर्स जो है यूनिट वो सिर्फ किसकी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हो सकती है। तो वो कैसी थी, फर्स्ट ऑर्डर। अपन को यूनिट से पहचानना। इसी तरह अगर अपन को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की निकालनी हो तो एन की जगह अपन कितना पुट कर देंगे, 2, और फिर आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इस टॉपिक में क्या क्या किया है, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन, उसके लिए अपन ने रेट लॉ देखा, रेट लॉ में फिर अपन ने रेट लॉ से रेट कांस्टेंट निकाला, उससे डेफिनेशन, उससे यूनिट भी निकाली, और अपन को दो पैरामीटर पता चले, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। एक और चीज कर लेते हैं, एक होती है रिएक्शन क्या एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। इसके बेसिस पे रिएक्शन दो तरह की होती है। अगर एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उसे एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन कहेंगे, और एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे, जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे कि ये एक एग्जांपल आपकी बुक में है, जैसे 2N2O5 4NO2 + O2, ये एक स्टेप में नहीं होकर इन 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में N2O5 का एक मॉलिक्यूल जो होगा N2O3 और O2 में कन्वर्ट होगा, फिर N2O3 का एक मॉलिक्यूल NO और NO2 में कन्वर्ट होगा, फिर ये N2O5 का दूसरा मॉलिक्यूल और वो NO रिएक्ट करके 3NO2 बनाएगा। ओवरऑल देखें तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये जो अपने क्या कहते हैं NO जो है वो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरफ क्या बचा, 2 N2O5, और इधर क्या बचा, एक O2, और ये और ये ऐड करके 4NO2। इस तरीके से अपन ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, एक और चीज, जब भी एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगी तो उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा या जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रेट जो निकाली जाएगी वो इस स्टेप से निकाली जाएगी, ना कि इन दोनों से। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, which take part in balanced chemical reaction is known as molecularity। बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन में कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है तो यूनिमॉलिक्यूलर, अगर दो मॉलिक्यूलरिटी है तो बाई मॉलिक्यूलर। अब दो मॉलिक्यूलरिटी होने के दो तरीके हैं, या तो दो अलग अलग रिएक्टेंट हो या एक ही रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल हो। टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तीन मॉलिक्यूलरिटी होती है तो उसे टर मॉलिक्यूलर कहेंगे, ट्राई नहीं, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसके भी तीन तरीके हो सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के तीन नंबर है, दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के दो नंबर और एक का एक, या फिर तीन अलग अलग मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल रिएक्टेंट के नंबर को क्या कहते हैं अपन, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। फिर आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। देखो सपोज करो कि ये एक रिएक्शन है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B और प्रोडक्ट। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो क्या होगी, a प्लस b, मतलब a स्मॉल a और स्मॉल b को ऐड कर दें, वो क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट के नंबर को शो कर रहा है, तो वो तो क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी।
अब जब इसका रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ लिखते समय क्या करते हैं, रेट जो होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर के फॉर्म में लिखी जाती है और वो पावर जो है वो कैलकुलेट की जाती है एक्सपेरिमेंट से। अब कैसे एक्सपेरिमेंट से वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो ये रिएक्शन है ए और बी, ये और ये बी ले लिया और स्टार्टिंग में इनकी कुछ सर्टेन कंसंट्रेशन ली होगी। सपोज करो इसकी 1 है, इसकी 1 है और सपोज कर लेते हैं इस समय रेट आई आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन फिक्स रखेंगे और दूसरे की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। जैसे ये 1 के कंपेयर में इसको डबल कर लिया जबकि बी की कंसंट्रेशन सेम रखी और फिर जो नई रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसको कंपेयर करेंगे। सपोज करो कि नई रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं आया, इसका मतलब ए के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती, तो ए की पावर यहां पर कितनी लगाएंगे, 0। सपोज करो कि इसको डबल करने पर ये भी डबल हुआ तो यहां पे पावर कितनी लगा देंगे, 1। सपोज करो इसको डबल करने पर ये 4 टाइम्स हो गया तो यहां पावर कितनी लगा देंगे, 2। ठीक ऐसे कैसे एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें ए की कंसंट्रेशन सेम रखेंगे और बी की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। अब जो चेंज आएगा इन दोनों को कंपेयर करें, अब जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, बी की वजह से, और जिस रेशियो में भी आए वो यहां पे लिख देंगे। तो इन दोनों से कैलकुलेट कर लेंगे x और इन दोनों से कैलकुलेट कर लेंगे y। अब ये x और y जो है हो सकता है a और b के बराबर हो सकता है नहीं भी हो, तो x और y कैलकुलेट किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट से। अब ये x और y का जो सम है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा और जो स्मॉल a और स्मॉल b का सम है वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसमें रिएक्टेंट के पावर क्या है उनका सम करना है, वो अपना क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस पूछे जाते हैं तो देखो अपन डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी, एक थ्योरेटिकल टर्म है, मतलब अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के निकाल सकते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है और वो रेट लॉ से डिटरमाइन होती है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी रिएक्शन लिख सकता हूं जिसमें 0 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी आ सकती है। हो सकता है कि रेट जो है ना रिएक्टेंट पे डिपेंड करे ना और फैक्टर पे डिपेंड करे। अभी अपन अगले टॉपिक में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो हो सकता है कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही रिएक्टेंट के, तो 0 भी आ सकता है। हो सकता है वो फ्रैक्शन में डिपेंड कर रही है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि 0 से ज्यादा हो सकती है, हालांकि ये बहुत रेयर है, लेकिन ऑर्डर तो कभी भी 0 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होगी। एक्सटर्नल फैक्टर से क्या अफेक्ट होना है, ये तो रिएक्शन का वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ये देख के निकाली जाती है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड करती है, और रेट ऑफ रिएक्शन तो दूसरी चीजों से भी अफेक्ट होती है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होगी, ठीक है। अब एग्जाम में जब आपको ऐसे कहे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस लिखो, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक रिएक्शन लिखेंगे ऊपर, फिर उसका ऐसा पूरा एक्सप्रेशन ये यहां से यहां तक नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, ऐसे क्वेश्चन लिखना कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। पहले ये नोट कर देना आंसर में, फिर एक तरफ मॉलिक्यूलरिटी और एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का पहले पॉइंट में मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन, उधर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, फिर ये पॉइंट मॉलिक्यूलरिटी की तरफ और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ। आपका अच्छे से एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगी तो उसे 0 ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। फर्स्ट 1 होगी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 होगी तो सेकंड ऑर्डर, 3 होगी तो थर्ड ऑर्डर। अपने कोर्स में 0 और फर्स्ट ऑर्डर है वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस बी से प्रोडक्ट बनता है और कुछ एक्सपेरिमेंट के डेटा दे रखे हैं। फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट किया तो a की कंसंट्रेशन, b की कंसंट्रेशन और रेट दे रखी है। फिर सेकंड बार में, थर्ड बार में अपन को 3 चीजें निकालनी है, रेट लॉ निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है और रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। इससे आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट से रेट कैसे निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, रेट लॉ, पॉसिबल रेट लॉ लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट, और ए की कंसंट्रेशन होगी कुछ, और क्या होगी, बी की कंसंट्रेशन होगी। हाँ, इसके ऊपर जो पावर होगी वो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, वो मुझे एक्सपेरिमेंट से पता करनी पड़ती है, ठीक है। अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट के डेटा दे रखे हैं तो उससे मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो वही मेरे को निकालनी है।
तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस रेट एक्सप्रेशन में अपन क्या करेंगे, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के जो डेटा है वो पुट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के डेटा पुट करते हैं। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अपन जब डेटा पुट करेंगे तो क्या आएगा, रेट इक्वल टू के। अब ए की जगह ए की कंसंट्रेशन पुट कर देते हैं, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 1, उसकी पावर क्या कर देते हैं x, और बी की जगह बी की कंसंट्रेशन पुट करते हैं, बी की कंसंट्रेशन कितनी है 2, उसकी पावर क्या है y, और रेट की जगह रेट कितनी दे रखी है अपन को, रेट भी दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर क्या करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे जिसमें दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है। तो देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा, तो इसके डेटा पुट कर देंगे। तो ए की जगह कितना पुट करना है 2, बी की जगह कितना पुट करना है 2, और रेट की जगह कितना पुट करना है 4। तो निकालते देखो वापस के की जगह के, ए की जगह 2 इसकी पावर x, बी की जगह 2 इसकी पावर y, और रेट की जगह अपन रेट की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब इन दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करते, ये अपन इक्वेशन थर्ड की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, इक्वेशन 1 की वैल्यू नीचे पुट कर दी, यहाँ 4/4। तो देखो सब कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचे, ये पूरा सेट कट जाएगा, k कट जाएगा, 4 से 4 कट करके कितना आ जाएगा 1 आ गया, और इधर क्या बचा 2/1 कितना होता है 2, ठीक है, और x दोनों पे कॉमन था, दोनों पे पावर सेम थी इसलिए 2 की पावर x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, किसी की भी पावर 0 करते हैं तो क्या आता है 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 0, ठीक है। तो बेस सिमिलर है तो पावर क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ रही है 0, मतलब a के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रही, वो इधर से भी पता चल रहा है। देखो 2 का 2 रहा, 1 को मैंने डबल किया फिर भी रेट सेम आ रही थी, लेकिन अपन ने निकाल के भी बताया। अब मैं b के रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं, तो लास्ट जो डेटा थे वो भी पुट करके देखते हैं। तो लास्ट डेटा पुट करते हैं, तो देखो k की जगह k, a की जगह क्या पुट करूंगा 2 उसकी पावर x, क्योंकि अपन ने शुरू में ही x लिख ली थी। b की जगह b की वैल्यू लास्ट वाले के हिसाब से 4 उसकी पावर y, और इक्वल में 16, ठीक है। अब मैं वो इक्वेशन डिवाइड करूंगा जिसमें a चेंज नहीं हो रहा। तो देखो अगर मैं ये वाली लेता हूं तो इसमें तो a भी चेंज है, तो मैं नहीं लूंगा। ये वाली लेता हूं थर्ड, जिसमें क्या हो रहा है, a तो 2 है, इधर भी 2 है, b चेंज हो रहा है, बोले तो ये दोनों रो यूज करूंगा। देखो इसमें a चेंज नहीं हो रहा और b क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये कर दिया डिवाइड। अब डिवाइड करूंगा तो k से k कट जाएगा, x वाली टर्म भी कट जाएगी और इधर भी कट जाएगा, इधर का टोके कितना आएगा 4, और इधर 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 2, और ऊपर क्या हो गया y। इसको मैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं जिस फॉर्म में ये है। तो देखो y 4 की जगह क्या लिख देता हूं 2 की पावर 2, ठीक है, 2 बेस सिमिलर है तो पावर क्या हो जाएगी 8, तो y इक्वल टू 2। तो बोले तो b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी आ रही 2। अब अपन पहला क्वेश्चन करते हैं कि रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ जो लिखा हुआ था उसको वापस लिखा और x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका मतलब ऑर्डर a के रेस्पेक्ट में कितनी है 0 और b के रेस्पेक्ट में कितनी है 2। अगर ओवरऑल सेकंड क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, पूरे रिएक्शन की, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 + 2 कितना जाएगा 2। तो ये कौन सी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। उसके बाद पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट निकालो। अब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए मैं ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, आपको जो अच्छी लगे वो इक्वेशन यूज करके रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। मैं ये वाली यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कौन सी यूज की है, थर्ड इक्वेशन यूज की है, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं थर्ड कर रहा हूं जैसे मान लो ये वाली ऐसे कैसे मैंने यहां पर नोट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो x और y की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अपन अब निकाल चुके हैं, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की 2 पुट कर दी, तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, वो तो हट गया, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो k की जगह k 4, सामने 4 था तो k इक्वल टू 4/4 1 आ गई। अब यूनिट क्या लिखे, तो देखो यहां पर कौन सी ऑर्डर रिएक्शन आई थी, सेकंड ऑर्डर, तो ये यूनिट कौन सी लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर की। यहां अगर फर्स्ट आता तो यहां फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन वो यूनिट लगा देते, यहां 0 आता तो यहां 0 ऑर्डर की वो यूनिट पुट कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ऐसे और भी क्वेश्चन पॉसिबल है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो नाम से ही क्लियर है, सूडो मतलब फॉल्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे सूडो का मतलब फॉल्स नहीं है, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी, लेकिन वो कैसी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो 1, उसे अपन क्या कहेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
A reaction which has two molecularity but one order of reaction is known as pseudo first order reaction. जैसे कि ये एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब इसमें दो रिएक्टेंट है, तो बाय डिफॉल्ट दो रिएक्टेंट है, तो ऐसा लगेगा कि दोनों ही रिएक्टेंट पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। उस हिसाब से ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर। पहले अपन इस रिएक्शन को देखते हैं। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बार बार आएगी, ठीक है। ये एस्टर का फॉर्मूला है, ठीक है, इथाइल एसीटेट, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड और इथेनॉल बनाता है, ठीक है। ये रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में भी आपके आएगी, एस्टरिफिकेशन कहलाएगी। चलो जो भी है, इस रिएक्शन में H2O जो है वो क्या एक्सेस में लिया जाता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है। यही वजह है कि जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इसकी कंसंट्रेशन में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते। यही वजह है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इस पे। और रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी तो ऑर्डर कितनी आएगी, 1 आएगी, और 1 आएगी, इसलिए ये मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 1। वाटर इज इन एक्सेस देन देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज इन द कंसंट्रेशन। सो एसिड, ये एस्टर के रेस्पेक्ट में तो 1 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वाटर के रेस्पेक्ट में कितनी है, 0। ओवरऑल क्या हो गई, ऑर्डर कितनी आई, 1, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कितनी थी, 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और ऐसा कैसा इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर जो होता है वो भी ऐसा कैसा ही क्या होता है, एक तरह का सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन, और ये अभी अपन कर चुके हैं कि रेट जो होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट लॉ में भी देखा, लॉ ऑफ मास एक्शन में भी देखा। तो इसका मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। इस चैप्टर में आगे देखो आपके कोलिजन थ्योरी आएगी, और कोलिजन थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे और उनके बीच में कोलिजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। एक तो सिंपल। अब कारण क्या है इसका कारण भी वही कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, अपन इस चैप्टर में बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से अब उनके बीच में कोलिजन और ज्यादा होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ती है, साथ में रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। तो अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस पे निकाली जाए, सपोज करो एक बार T डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालू, एक बार T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालू, तो इन दोनों रेट कांस्टेंट्स का जो रेशियो होगा उसे क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट इंपोर्टेंट है। बायो वालों को ये मैंने बायो में भी करवाया था, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना आता है, 2 और 3 टाइम्स। इसका मतलब रेट कांस्टेंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाता है, या तो डबल या ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो the ratio of rate constant of a reaction of two different temperature which will differ by 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से डिफर करने वाले रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू 2 और 3 होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब अलग अलग रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होती है, एकदम सिंपल शब्दों में कहा जाए तो, ठीक है। अब पहला पैरामीटर लेते हैं, अलग अलग में अलग अलग होता क्या है, तो फिजिकल स्टेट। कुछ रिएक्टेंट सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस। अब गैस और लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होती है, इस तरफ बढ़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यही वजह है कि लैब में जब भी अपन रिएक्शन करवाते हैं तो जनरली अपन गैसियस रिएक्टेंट यूज करते हैं या लिक्विड रिएजेंट यूज करते हैं, और अगर कोई सॉलिड या पाउडर फॉर्म में तो अपन उसको डिसॉल्व कर लेते हैं ताकि वो किस फॉर्म में आ जाए, लिक्विड, और आसानी से रिएक्शन दे। नेक्स्ट है केमिकल नेचर। अब देखो अलग अलग जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड भी अलग अलग होता है, और प्रोडक्ट जो बनाएंगे उनमें भी नंबर ऑफ बॉन्ड अलग अलग होंगे। रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे, तब क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब ये कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, कितने बन रहे हैं, अगर ये नंबर ज्यादा है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और ये नंबर कम है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। एक आपके पी ब्लॉक चैप्टर में एक क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन जो होती है वो इनर्ट होती है जनरल सर्कमस्टांस में, तो कारण क्या है, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर नाइट्रोजन को किसी से रिएक्ट करना है तो उसे तीनों बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। यही वजह है कि नाइट्रोजन क्या होती है, थोड़ी कम रिएक्टिव होती है, और जनरल सिनारियो में अपन उसे नॉन रिएक्टिव भी मान सकते हैं, ठीक है। इधर आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है
का ऑक्सीजन NO2 में और CO का ऑक्सीजन CO2 में। दोनों एक जैसी रिएक्शन है, पर ऊपर वाली रिएक्शन फास्ट है और नीचे वाली रिएक्शन क्या है, स्लो। अब कारण क्या है इसका, अगर NO और NO2 का स्ट्रक्चर देखे और CO और CO2 का स्ट्रक्चर देखे तो CO के अंदर भी बॉन्ड ज्यादा है, मतलब पहले ये बॉन्ड टूटेंगे, और CO2 के अंदर भी बॉन्ड ज्यादा, मतलब ज्यादा बॉन्ड टूट भी रहे और ज्यादा बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे कंपैरेटिवली ऊपर वालों के। यही वजह है कि CO2 का ऑक्सीडेशन स्लो होगा कंपैरेटिवली NO के ऑक्सीडेशन के। एक आपके इस चैप्टर में आगे एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट आएगा कि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक सर्टेन एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। मैं अगले लेक्चर में उसे अच्छे से कराऊंगा, आगे के लेक्चर में। तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड जो होती है अलग अलग रिएक्टेंट की अलग अलग होती है। यही वजह है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आएगी, अलग अलग रिएक्टेंट की अलग अलग आएगी। तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग थे, सारे नहीं हुए, अभी 3 हुए। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन पीछे के भी करते हैं। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। तो एकदम सिंपल सा है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। देखो एकदम सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अपन किसी चीज को जला रहे हैं, ठीक है। तो जलाते समय जो भी फ्लेम वगैरह है, जो ऑक्सीजन वगैरह जो जलाने में हेल्प कर रही है, वो कहां पर वर्क करेगी, ऐसे बार बार सरफेस पे करेगी। अब अगर मैं इस चीज को 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं, ठीक है, ये मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो जहां पहले कर रही थी वहां तो अभी भी काम करेगी ऑक्सीजन और फ्लेम जो है, वो अब इस नई सरफेस पे भी काम करेगी। अगर और मैं ब्रेक करूंगा तो और नई सरफेस बनेगी, और ब्रेक करूंगा तो और नई सरफेस बनेगी। तो जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी, ऑक्सीजन और जो फ्लेम है वो उतनी ही आसानी से उस चीज को क्या कर पाएगी, बर्न कर पाएगी। बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे आपके क्वेश्चन भी आता है कि वाई लॉग ऑफ वुड, मतलब तो वुड का एक ब्लॉक बड़ा सा बर्न स्लोली कंपेयर टू स्मॉल वुडन चिप्स, क्योंकि स्मॉल वुडन चिप्स में सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट, और इसलिए वो जल्दी आसानी से बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोज टू रेडिएशन। देखो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो लाइट की एब्सेंस पे और रेडिएशन की एब्सेंस में या तो बहुत ही स्लो होती है या होती ही नहीं है। इन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। अब जैसे H2+Cl2 है, ये 2HCl, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ स्लो, कुछ बुक में लिखा होता है ये प्रोसीड ही नहीं होती। जो भी है, जब इसकी को लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो बहुत ही रैपिड पेज से होने लगती है। तो ये जो रिएक्शन है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट पे डिपेंड कर रही है। और इसी तरह की रिएक्शन जीरो ऑर्डर में भी आएगी। जब अपन जीरो ऑर्डर डिस्कस करेंगे, बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि जीरो ऑर्डर कैसे हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड करी। तो ये एक एग्जांपल है। देखो यहाँ पर रेट H2 और Cl2 से ना तो स्लो हो रही थी ना फास्ट, जो थी वैसी थी, लेकिन जैसे ही अपन ने लाइट गिराई तो रिएक्शन रैपिड पेस से होने लगी। तो रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड कर रही है, ना H2 पे ना Cl2 पे, लाइट पे कर रही है। तो रिएक्टेंट पे तो नहीं कर रही, तो वो जीरो ऑर्डर की होगी। जब अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो ये एग्जांपल में लिखेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आप सब जानते हो कैटलिस्ट, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात की जाए तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। और उसका कारण क्या है कि कैटलिस्ट जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी थी, मैंने अभी भी बताया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। उस एक्स्ट्रा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कम कर देता है कैटलिस्ट। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे कम करता है रेट ऑफ ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक आएगा तो उसको समझाने के बाद इसी चैप्टर में मैं कहीं ना कहीं अलग से एक क्वेश्चन लिखाऊंगा कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट समझाओ। उसमें मैं इसे ग्राफिकल फॉर्म में अच्छे से और भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इतना से याद कर लीजिए कि कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और कैसे बढ़ाता है, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम करके। तो वैसे तो मेरा आज का ये टॉपिक पूरा हो गया, लेकिन इस तरफ बोर्ड थोड़ा खाली था, तो मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं जो आगे के टॉपिक में काम भी आएंगी। आप में से कुछ लोग ये जानते भी होंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, आपको पता हो तो y = mx+c। इसमें y और x के बीच में अपन कर्व खींचते हैं। जो x का मल्टीपल होता है वो स्लोप को देता है, और जो प्लस माइनस में जो भी चीज लिखी होती है वो इंटरसेप्ट को शो करती है। अगर आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते हैं तो अच्छे से समझिएगा। ये स्लोप का मतलब होता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे इंक्रीज होगी या ऐसे डिक्रीज जाएगी। अगर पॉजिटिव स्लोप होगी तो ऊपर, नेगेटिव स्लोप है तो ऐसे नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से ऊपर या ओरिजिन के नीचे। अगर इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन से पास होगी।
अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो ऊपर से स्टार्ट होगी और नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो नीचे से स्टार्ट होगी। एक एक करके करते हैं। जैसे y इक्वल टू mx प्लस c के लिए ड्रॉ करते हैं तो m भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव। m c पॉजिटिव होने की वजह से यहां से स्टार्ट ना करके स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट की। अब यहां से वो ऐसे ऊपर इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि m जो है वो कैसा है? पॉजिटिव। दूसरा लेते हैं mx, मतलब c नहीं है, c नहीं है तो अपन ने जीरो या ओरिजिन से स्टार्ट की। m अभी भी पॉजिटिव है इसलिए ऐसे mx प्लस माइनस c, तो mx माइनस c मतलब m पॉजिटिव है, मतलब लाइन ऊपर से जाएगी, लेकिन स्टार्ट कहां से करनी है? c नेगेटिव है तो ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट की। इसी तरीके से ये तीन और कर्व भी है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के डेरिवेशन के बाद जो ग्राफ बनाएंगे उसमें हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक है आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे। और एक चीज मैं आपको बार बार क्लियर कर देता हूं, जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है आप हूबहू वैसा का वैसा नोट कर लीजिए। ये आपके नोट्स तैयार हो गए, आपने खुद अपनी हाथ से लिखे होंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे और आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे और खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।